कक्षा 11वीं भौतिक। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को तरंग पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए तरंग के बारे में जानते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम यांत्रिक तरंग की बात करने जा रहे हैं। यांत्रिक तरंग होती क्या है वास्तव में। तो यांत्रिक तरंग किसी द्रव्यमान माध्यम में वह विक्षेप होता है जो बिना रूप बदले एक नियत चाल से माध्यम में आगे बढ़ता है। यह दो प्रकार की होती है, नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग और नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंग। इन दोनों को भी देखते हैं जरा परिभाषाएं इसकी। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, देखो, जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा और तरंग संचरण की दिशा के दोनों लंबवत होती हैं तो माध्यम में उत्पन्न तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। यानी कण जो है वो आपस में जो कंपन करते हैं उनकी दिशा और तरंग चलने की दिशा दोनों लंबवत होती है। इसके बाद आता है अनुदैर्ध्य तरंग। ये क्या होता है, किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर हो तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। चलिए इन दोनों में अंतर देख लेते हैं क्या है। अनुप्रस्थ तरंगे हैं और ये अनुदैर्ध्य तरंगे दी हुई हैं। नंबर 1, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ये मैंने पहले ही बताया, परिभाषा ही है इसकी। तो लेकिन अनुदैर्ध्य में क्या है, इन तरंगों के माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। चलिए नंबर 2, ये तरंगे संग एवं गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं और ये तरंगे संपीड़न और विलयन के रूप में बढ़ती हैं। जैसे साउंड बढ़ती है माध्यम में और ये डोरी में जो तरंग होती है उसके लिए। नंबर 3, ये तरंगे केवल ठोस एवं द्रव की सतह पर ही संचरित हो सकती हैं। ये तरंगे सभी प्रकार के माध्यम में संचरित हो सकती हैं। नंबर 4, इन तरंगों में ध्रुवण की क्रिया होती है लेकिन इसमें तरंगों की ध्रुवण क्रिया नहीं होती है। नंबर 5, इन तरंगों के संचरण से माध्यम में दाब परिवर्तन नहीं होता है लेकिन अनुदैर्ध्य में इन तरंगों के संचरण से माध्यम में दाब परिवर्तन हो जाता है। अब आता है प्रगामी तरंग। क्या होती है प्रगामी तरंग, परिभाषाएं याद करनी पड़ेगी। जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करते रहते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न तरंग को हम प्रगामी तरंग कहते हैं। चलिए इसमें कुछ आवृत्ति वगैरह सबकी परिभाषाएं देखिए। आवृत्ति की परिभाषा देखिए जरा। माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। इसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं या एन से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर 1/t, जहां t आवर्तकाल है, ये प्रति सेकंड होता है। तो कंपनों की संख्या या जो भी है ये इसको हम आवृत्ति कहते हैं। ये प्रति सेकंड इसकी इकाई है या इसको हम हर्ट्ज जानते हैं, हर्ट्ज के नाम से hz लिखते हैं। चलिए तरंगदैर्ध्य क्या है, किस माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कंपन के समय तरंग जितनी दूरी चलती है उसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है। तरंग वेग क्या होता है, तरंग वेग वह नियत वेग है जिससे कि माध्यम में तरंग संचरित होती है परंतु कण का वेग हर क्षण बदलता रहता है तथा एक ही समय पर विभिन्न कणों का वेग भिन्न भिन्न होता है। चलिए तरंग चाल, आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य में संबंध है। इसमें मान लेते हैं, माना किसी तरंग की तरंग चाल v है, आवृत्ति n है, आवर्तकाल t है तथा तरंगदैर्ध्य लैम्डा है। तब तरंगदैर्ध्य की जो परिभाषा है, लैम्डा बराबर क्या होता है, आवर्तकाल t में तरंग द्वारा चली गई दूरी। तो चाल गुणा समय से निकालते हैं और चाल तो v हो गई और समय कैपिटल T हो गया। तो लैम्डा बराबर हो गया v इंटू कैपिटल T। कैपिटल T का मान 1/n होता है तो इस कैपिटल T की जगह पे रख देंगे। तो लैम्डा बराबर v इंटू 1/n, n की इधर गुणा कर दीजिए तो v बराबर n लैम्डा। तो ये सूत्र आ गया आपका, इससे आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र है आपका v बराबर n लैम्डा। n क्या है, आवृत्ति है, लैम्डा तरंगदैर्ध्य है और v तरंग की चाल है। इन दोनों की तीनों के बीच संबंध था ये। चलिए अब वायु में ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन ने सूत्र दिया था, उस सूत्र को जानना जरूरी है। तो वायु या गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र है v बराबर √k/t। ये सूत्र दिया हुआ है √k/t। अब जहां k क्या है, गैस का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और d क्या है, गैस का घनत्व है।
न्यूटन के अनुसार ध्वनि के गैसीय यानी वायु माध्यम में गमन करने पर होने वाला परिवर्तन समतापी होता है। समतापी परिवर्तन की अवस्था में क्या होता है, K का मान प्रेशर P के बराबर हो जाता है, जहां P गैसीय माध्यम का प्रारंभिक दाब है। तब जो समीकरण 1 है, ये ऊपर वाली समीकरण, ये समीकरण नंबर 1 है, तो ये बदल करके V बराबर √P/d हो जाती है। तो यह वायु का गैसीय माध्यम में ध्वनि के वेग के लिए न्यूटन का सूत्र, ध्यान रखना ये न्यूटन का दिया हुआ सूत्र है। लेकिन ये सूत्र जो है इसमें यह बताया गया है कि इसमें ऊष्मा का विलोपन नहीं होता है। इसमें गैसों में जब ध्वनि में या जब भी ध्वनि चलती है तो इसमें ऊष्मा का विलोपन नहीं होता है, ताप को इसमें स्थिर माना गया, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं। तो लाप्लास ने इसमें सूत्र में कुछ संशोधन करके दिया। क्या दिया है, लाप्लास के अनुसार जब ध्वनि वायु या गैसीय माध्यम में गमन करती है तब माध्यम में होने वाला परिवर्तन समतापी न होकर रुद्धोष्म में परिवर्तन होता है, अर्थात ऊष्मा का आदान प्रदान चलता रहता है। तो रुद्धोष्म परिवर्तन अवस्था में है तो K बराबर गामा पी हो जाएगा। तो गामा पी यानी कि इसकी जगह K की जगह गामा पी रख दिया गया, तो V बराबर गामा P/d आ गया। तो ये लाप्लास करेक्शन के बाद सूत्र आया है, तो ये सूत्र आप लोग याद कर देंगे। ध्यान रखना इसमें P था, इसमें गामा है, तो इन दोनों सूत्रों में बस गामा का ही अंतर है। हमारी ये प्रगामी तरंग क्या होती है, यह है प्रगामी तरंग, देखो दी हुई है। सरल आवर्त गति में कंपन करती हुई वस्तु से उत्पन्न विक्षोभ जब माध्यम में संचरित होता है तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर माध्य स्थिति के दोनों ओर लगातार सरल आवर्त गति करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे की ओर बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को प्रगामी तरंग कहते हैं। इसे सरल आवर्त प्रगामी तरंग भी कहते हैं। ये चित्र में दिखाया हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको, ये चल रही है तरंग इस तरीके से। इनके बीच की जो दूरी है यहां से लेकर के यहां तक ये लैम्डा होती है, इसका आधा कर देंगे तो λ/2 हो जाएगा। तो λ/2 चल रहा, λ/2 1 हो गया, 2 λ/2 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 λ/2 हो जाएगा, यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये x दूरी है इधर की तरफ और इधर विस्थापन y की तरफ है, दिखाई दे रहा है। इसमें जो समीकरण आती है वो y बराबर हो जाता है, y बराबर a sin ω/t हो जाता है। ये समीकरण नंबर 1 है। लेकिन x दूरी पर स्थित ये कोई कण है P है, समझ लो, ये कण P जो है x दूरी पर स्थित है, तो यहां तक जो समय लगेगा वो x/v समय लगेगा। तो ये जो कण है वो t माइनस x/v समय पहले एक जैसी कला में होगा। तो ये t के स्थान पर हम क्या करेंगे, ये मान रखेंगे। तो t के स्थान पे समीकरण 1 में मान रखने पर तो रख दीजिए मान, जरा क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा a sin ω, t के स्थान पे t माइनस x/v रखना है। तो a sin ω का मान होता है 2π/T और यहाँ t है माइनस x/v है। v का मान रख दीजिए n लैम्डा। v का मान मैंने n लैम्डा रख दिया है। अब इस t के अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा a sin 2π और t/T हो जाएगा माइनस x/t इंटू n इंटू लैम्डा। परंतु v बराबर होता है n लैम्डा, तो और n बराबर 1/t होता है, तो v बराबर हो जाएगा 1/t लैम्डा। तो ध्यान से देखिए, तो लैम्डा का मान कितना हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा। तो इसमें किसकी जगह रखना है, लैम्डा की जगह रखना है, लेकिन t इंटू एन का मान 1 हो जाएगा। ध्यान से देखो, t बराबर 1/n होता है और n इंटू टी करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये मान यहां रख दीजिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा, a sin आ जाएगा, 2π आ जाएगा, t/t हो जाएगा और माइनस x/λ हो जाएगा। ये प्रगामी तरंग का समीकरण है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये और दिया है, प्रगामी तरंगों के प्रकार है। प्रगामी तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग, नंबर 2 अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग। तो प्रगामी तरंगों के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो याद करनी है। ये तरंगें माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती हैं। नंबर 2, इन तरंगों द्वारा माध्यम में ऊर्जा संचरित होती है। नंबर 3, इन तरंगों में माध्यम का प्रत्येक कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करता है। प्रत्येक कण का कंपन आयाम समान होता है। नंबर 4, इन तरंगों के किसी भी क्षण माध्यम के कण
एक साथ अपनी माध्य स्थिति से नहीं गुजरते हैं। नंबर 5, इन तरंगों के किसी भी क्षण माध्य के विभिन्न कणों की कला भिन्न भिन्न होती है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं जो आप लोगों को याद करना है। चलिए समीकरण की स्थापना फिर से बताना है आपको कैसे। ये मैंने पीछे बता दिया आपको, तरंग का चलना यहां से लेकर के यहां तक की दूरी लैम्डा थी, इसका आधा कर दिया तो λ/2 हो गया। 1 λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2 हो जाएगा। ये इस तरह से दूरी x इधर की तरफ और विस्थापन इधर दिया हुआ है। तो मान लेते हैं प्रगामी तरंग किसी माध्यम के x अक्ष की धनात्मक दिशा में गमन कर रही है। तरंग को स्रोत मूल बिंदु O पर स्थित है। तब किसी क्षण t पर मूल बिंदु O पर स्थित कण का विस्थापन समीकरण y बराबर a sin ωt होता है, जो कि मैंने पीछे बता दिया था, जहां a आयाम हो गया और ओमेगा कोणीय आवृत्ति हो गई। यहाँ पे स्मॉल a भी लिख सकते हो, यहाँ पे वैसे स्मॉल a ही लिख दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ स्मॉल a की ही बात कर रहा है। यहाँ चित्र में भी यहाँ स्मॉल a बना लेंगे आप। तो जहां जहां भी इन्होंने कैपिटल a दिया हुआ यहाँ पे स्मॉल a कर लेंगे। ये स्मॉल a कर लेना, यहाँ पर भी स्मॉल a करना है, ये भी स्मॉल a ही रहेगा और यहाँ पर भी स्मॉल a ही लिख दिया। चलिए देखते हैं आगे क्या है। मान लिया O से x दूरी पर एक बिंदु P है। t समय पर बिंदुओं का कंपनों की कला जो है O पर कंपनों की कला से फाई कोण पीछे होगी। तब बिंदु P पे विस्थापन समीकरण निम्न हो जाएगा, यानी कि y बराबर a sin ωt माइनस पाई हो जाएगा। अब पाई का मान kx के बराबर होता है, तो समीकरण 2 में इसमें मान रख दिया, तो y बराबर a sin ωt माइनस kx हो गया। अब ओमेगा का मान 2π/t होता है, पीछे बता दिया था मैंने, तो y बराबर a sin 2π/t और इंटू t माइनस kx हो जाएगा। अब यदि तरंग दैर्ध्य जो है लैम्डा हो, तो लैम्डा दूरी पर कला का जो परिवर्तन होता है वो 2π होता है, तो k बराबर 2π/λ हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 4 में इसका मान रख देते हैं। ये समीकरण 4 थी हमारी, मान रख दिया, तो y लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, a sin 2π/t और इंटू t माइनस 2πx/λ। ये ध्यान रखना ये y है, a लैम्डा नहीं है, तो y बराबर a sin 2π/t इंटू t माइनस 2πx/λ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं जरा। तो y बराबर ये हो जाएगा स्मॉल a sin 2πt/t माइनस x/λ। तो ये वास्तव में यही सूत्र है जो मैंने पीछे सिद्ध करके दिखाया था, आप उतना सा भी कर सकते हो। तो y बराबर हो गया a sin 2π और t/t और माइनस x/λ। ये सूत्र है, सूत्र को आपको याद करना है। किंतु v बराबर λ/t या 1/t बराबर v/λ होता है, तो मान रख दीजिए। तो y बराबर ये हो जाएगा स्मॉल a sin 2π vt/λ माइनस x/λ हो जाएगा। चलिए एक और ये समीकरण दिखाइए, इसमें y बराबर a sin 2π और vt माइनस x हो जाएगा। ये समीकरण 6 हो गई, 5 हो गई ऊपर वाली। और ये y बराबर फिर से a sin ओमेगा ले लेते हैं और t माइनस x/v हो जाएगा, समीकरण 7 होगी। तो समीकरण 3, 4, 5, 6, 7 ये सारी की सारी प्रगामी तरंग के विभिन्न रूप हैं। तो ये प्रगामी तरंग का समीकरण का सूत्र है जो आप लोगों को तैयार करना है। अब चलते हैं तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत की तरफ। ये तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत है, ये इसका उत्तर देना होता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जब 2 या 2 से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। मान लिया हमने माध्यम में किसी क्षण n तरंगे एक साथ पहुंचती हैं और प्रत्येक तरंग के कारण उस कण का विस्थापन जो है वो y1 है, y2 है, y3 है, ऐसे करते हुए n तक है, yn। तो तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 और डैडस करते हुए yn तक हो जाएगा। तो ये सूत्र है, और ये सूत्र का है ये तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत का सूत्र है। चलिए प्रगामी तरंगे देखते हैं और प्रगामी तरंगे देखते हैं क्या चीज है ये। तो ये तरंगे माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं, प्रगामी तरंगे, लेकिन इसमें अप्रगामी में ये तरंगे माध्यम में 2 परिसीमाओं के बीच अपने स्थानों पर ही बनी रहती हैं। नंबर 2, इन तरंगों द्वारा माध्यम में ऊर्जा संचित होती है, इसमें तरंगों द्वारा माध्यम में ऊर्जा संचरित नहीं होती है। नंबर 3, इन तरंगों में माध्यम का प्रत्येक कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करता है तथा प्रत्येक कण का कंपन आयाम बराबर होता है। इन तरंगों में माध्यम के सभी कण कंपन नहीं करते तथा प्रत्येक कण का आयाम भी बराबर नहीं होता है।
आयाम का मान निष्पन्द या शून्य तथा प्रस्पंद पर अधिकतम होता है। नंबर 4, इन तरंगों में किसी भी क्षण माध्यम के सभी कण का एक साथ अपनी साम्य स्थिति से नहीं गुजरते हैं। यहाँ क्या है, इन तरंगों में एक आवर्तकाल के 2 बार मध्यमान के सभी कण एक साथ अपने साम्य स्थितियों से गुजरते हैं। नंबर 5, ये तरंगे किसी ध्वनि उत्पाद स्रोत द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। और यहां पर क्या है, ये तरंगे विपरीत दिशा में संचरित समान आयाम एवं समान आवृत्ति की प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न होती हैं। नंबर 6, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों के माध्यम में उत्पन्न होने पर प्रत्येक स्थान पर दाब और घनत्व में परिवर्तन समान होता है। यहाँ क्या है, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों के निष्पन्द का दाब और घनत्व में परिवर्तन सबसे अधिक होता है तथा प्रस्पंदों पर सबसे कम होता है अर्थात शून्य होता है। तो ये अंतर है जो आप लोगों को करने पड़ेंगे। चलिए व्यतिकरण में देखते हैं और विस्पंद में क्या अंतर है। ये व्यतिकरण है और इधर विस्पंद दिया हुआ है। तो नंबर 1 है, इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति बिल्कुल बराबर होती है, किसमें, व्यतिकरण में। और इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति में कुछ अंतर अवश्य होता है, ये अंतर होता है। नंबर 2 देखिए, माध्यम के किसी भी बिंदु पर तरंगों के बीच कलांतर स्थिर रहता है, ये बदलता नहीं है। लेकिन यहाँ माध्यम के किसी भी बिंदु पर तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ साथ बदलता रहता है। नंबर 3, माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम का मान स्थिर रहता है। और यहाँ पे क्या है, विस्पंद में प्रत्येक माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर आयाम समय के साथ बदलता रहता है। नंबर 4, माध्यम के किसी भी बिंदु पर समय के साथ ध्वनि की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यद्यपि भिन्न भिन्न बिंदुओं की तीव्रता यानी ध्वनि तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। अर्थात यदि किसी बिंदु पर ध्वनि तीव्रता है तो वहां तीव्रता ही बनी रहेगी, और यदि किसी बिंदु पर ध्वनि की मंद गति है तो वहां पर मंद ही बनी रहेगी। यहाँ क्या है, माध्यम के किसी भी बिंदु पर समय के साथ ध्वनि की तीव्रता घटती बढ़ती रहती है। अर्थात यदि किसी बिंदु पर किसी क्षण ध्वनि की तीव्रता अधिकतम है तो कुछ क्षण पश्चात उसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी। तो ये व्यतिकरण और विस्पंद में अंतर है जो कि स्पष्ट करना है आप लोगों को। चलते हैं, तनी हुई डोरी में क्या कंपन होते हैं उत्पन्न, ये अब आप लोगों को बताना है। तो ये उत्तर दिया हुआ है, जब दोनों सिरों पर एक तनी डोरी को बीच से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो उसमें अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। इन तरंगों का वेग निम्न सूत्र से देते हैं। तो ये v बराबर √t/m है, जहां t तनाव है डोरी में, m t डोरी में तनाव है तथा m डोरी के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो ये डोरी आपको दिखाई दे रही है, इसको बीच से खींच के छोड़ दिया गया। तो ये कुछ विधाएं दिखाई दे रही जो बनाई हैं। ये तरंगे कसे हुए सिरों की ओर चलती है और वहां से दृढ़ परिसीमा परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार डोरी में आपतित और परावर्तित तरंगों के अध्यारोपण के कारण अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगे ही प्राप्त हो जाती हैं। डोरी के दोनों सिरे कसे होते हैं, अतः सिरों पर सदैव निष्पन्द ही बनते हैं। निष्पन्द को एन से दिखा रहे हैं, ये निष्पन्द बना हुआ है, यहाँ निष्पन्द है, ये प्रस्पंद है, यानी कि नोड और एंटी नोड बोलते हैं इनको, तो ये याद रखना है। अब चलिए कंपन की विधाएं हैं। तो पहली कंपन की विधा बताएंगे। तो दोनों सिरों पर कसी डोरी एक खंड में, 2 खंड में, 3 खंड में और इसी तरह से अन्य खंडों में कंपन करती है। तो पहले हम पहला ले रहे हैं एक खंड में। तो कंपन की प्रथम विधा में क्या है, जब डोरी ठीक मध्य से बिंदु से खींचकर छोड़ दिया जाता है तो वह एक खंड में या एक लूप में कंपन करती है। कंपन की इस विधा को दोनों सिरों पर 2 निष्पन्द तथा बीच में एक प्रस्पंद बनता है। तब क्या होता है, यदि डोरी की लंबाई l तथा उसमें उत्पन्न तरंग का मान λ1 हो तो। यहां पर एक विशेष बात है जो नोट करने वाली है, वो ये कि लंबाई जो है वो ये जो लंबाई l है वो λ/2 के बराबर है, यानी λ1/2 के बराबर है। तो λ1 का मान यहां से निकालेंगे तो 2l निकल जाएगा। अब सूत्र होता है v = n लैम्डा, तो n1 λ1 हो जाएगा। तो n1 बराबर हो जाएगा v/λ1। λ1 का मान धर दीजिए, तो n1 का मान हो जाएगा v/2l। ये सूत्र आपको आगे सिद्ध करके दिखाया हुआ है। चलिए देखिए, ये दिया हुआ है l बराबर λ1/2, λ1 का मान
2L आ गया है, तो N1 बराबर V अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा। तो ये मान रख दिया, V अपॉन 2L हो जाएगा, और V का मान अंडर रूट T बटे M था। तो N1 का जो सूत्र आ गया वो ये आ गया, कितना हो गया, 1 अपॉन 2L हो गया, अंडर रूट ऑफ T अपॉन M आ गया। ये पहला सूत्र है। इसी को हम मूल स्वरक कहते हैं। इस आवृत्ति को क्या कहते हैं, मूल स्वरक, फंडामेंटल टोन, और इसे प्रथम सन्नादि भी कहते हैं। इसका क्योंकि एक ही गुना इसी का ही है, तो प्रथम सन्नादि भी कहते हैं, मूल स्वरक भी कहते हैं। अब कंपन की द्वितीय विधा लेते हैं कि दो खंडों में ये कंपन कर रहा है। जैसे कि ये यहाँ नोड बन रहा है, फिर यहाँ नोड बन रहा है, फिर यहाँ नोड बन रहा है, बीच में एंटी नोड है, यहाँ पर भी एंटी नोड है, यानी निस्पंद और प्रस्पंद। तो यदि डोरी के मध्य बिंदु को थोड़ा सा दबा करके उसे एक सिरे के लगभग 1/4 लंबाई की दूरी पर खींचकर छोड़ दिया जाए तो डोरी दो खंडों में कंपन करने लगती है। कंपन की इस विधा में 3 निस्पंद और 2 प्रस्पंद चित्र के अनुसार प्राप्त होते हैं। ये दिखाया हुआ 3 निस्पंद, 1 2 3, और 2 प्रस्पंद, ये रहा A और A। यदि तरंग का तरंग दैर्घ्य लैम्डा 2 हो तो लंबाई जो है L बराबर लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा 1/2 हो जाएगा। कुल मिलाकर के लैम्डा 2 हो जाएगा ये। चलिए, अतः तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगा, देखो लंबाई जो थी वो किसके बराबर हो गई, ये लैम्डा 2/2 थी, तो लैम्डा बाई 2, ये भी 2 मिलकर के कुल लैम्डा ही हो गई। कुल मिलाकर कितने रहेंगे, तो लैम्डा 2 का मान हो गया L। तो ये आपका L हो गया है। अब V बराबर N लैम्डा होता है, तो N बराबर V अपॉन L हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा 2 जो है, यानी कि N बराबर V अपॉन लैम्डा। तो यहाँ N2 कर देंगे तो लैम्डा 2 हो जाएगा, लैम्डा 2 L के बराबर है, तो ये V अपॉन L हो गया। ये देखो V अपॉन L है, 2 से गुणा कर दिया गया तो 2V अपॉन 2L हो जाएगा, यानी कि 2N1 हो जाएगा। ये 2N1 दिखाई दे रहा, दुगना हो गया। ये ध्यान रखना है, इसमें अगर V का मान रखा जाएगा तो ये जो सूत्र आएगा N2 का कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2L आ जाएगा, यहाँ 2 अपॉन 2L कर देना, और अंडर रूट T बटे M हो जाएगा। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अब इसमें 2N आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्पन्न स्वरक की जो आवृत्ति है मूल स्वरक की आवृत्ति का दुगनी होगी। इसे द्वितीय सन्नादि या प्रथम अधिस्वरक कहते हैं। ये ओवरटोन है, तो प्रथम अधिस्वरक, इसी को प्रथम अधिस्वरक, द्वितीय सन्नादि और द्वितीय सन्नादि हो गया। चलिए, इस तरह से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगली विधा की तरफ बढ़ते हैं। जरा 3 लूपों में जब कंपन करता है तब क्या होता है। कंपन की तृतीय विधा, इस विधा में डोरी 3 खंडों में कंपन करती है। फलस्वरूप डोरी में 4 निस्पंद बनते हैं और 3 प्रस्पंद। ये पहला निस्पंद, दूसरा, तीसरा और चौथा, और 3 निस्पंद, पहला, दूसरा, तीसरा, ये एंटी नोड्स हैं और बगल में नोड्स है। तो लैम्डा 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा 2, तो 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। लेकिन लैम्डा 3 लेंगे तो ये लैम्डा 3 का मान जो है 2L/3 आ जाएगा। इससे लैम्डा 3 2L/3 आ गया। अब ये मान हम रख देंगे, तो n जो होता है V अपॉन लैम्डा 3 हो जाएगा, n बराबर V अपॉन लैम्डा बाई 3। लैम्डा 3 का जो है मान रख देंगे 2L/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3V अपॉन 2L हो जाएगा, 3N1 आ गया। ये जो दिखाई दे रहा 3N1, यानी मूल स्वरक की 3 गुना हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति मूल स्वरक आवृत्ति की 3 गुनी होती है। इस आवृत्ति के स्वरक को हम क्या कहते हैं, तृतीय सन्नादि कहते हैं, द्वितीय अधिस्वरक कहते हैं। अब यदि, तो ये सूत्र जो आया वास्तव में कितना आया, ध्यान रखना बच्चों, ये आपका N3 बराबर आ जाएगा सूत्र 3 अपॉन 2L और अंडर रूट T/M आ गया। ये ऐसा सूत्र आ जाएगा V का मान रखने पर। तो और यहाँ पे ध्यान रखना 3N1 तो आ ही गया है। अब यदि P लूपों में कंपन करें, ध्यान रखना व्यापक रूप ले रहे हैं, यदि दूरी P लूपों में कंपन करे तो सूत्र क्या हो जाएगा, N बराबर V अपॉन V अपॉन 2L हो जाएगा, या PN1 हो जाएगा, या P अपॉन 2L अंडर रूट T/N हो जाएगा। तो ध्यान रखना है सूत्र P लूपों में कंपन करने पर है। फिर से लिख दे रहा हूं, N बराबर P लूपों के लिए P अपॉन 2L हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ P अपॉन M। T डोरी में तनाव है और M डोरी के पदार्थ का एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। यहां पर मैंने तीनों विधाएं एक साथ ले ली है। तो पहले वाले में कितना आया था, यह आया था 1 अपॉन 2L था, अंडर रूट T अपॉन M था। दूसरे वाले में जो आया था, यह आया था 2/2L
और अंडर रूट डॉट टी अपॉन एम। तीसरे वाले में क्या था n3, ये 3/2l अंडर रूट टी अपॉन एम। इसका मतलब ये हुआ कि n1 अनुपात n2 अनुपात n3 कितना हो जाएगा, ये 1/2/3 एंड सो ऑन। ये जो आ गया था 2n1 आ गया था और ये 3n1 आ गया था। तो ये सम और विषम दोनों प्रकार की सन्नादि प्राप्त होती है। तो यहां लिखना है इसमें सम तथा विषम दोनों प्रकार की सन्नादि प्राप्त होती है। इसीलिए इसकी ध्वनि मधुर होती है। ध्यान रखना, इसीलिए इसकी ध्वनि मधुर होती है। अब चलते हैं बंद ऑर्गन पाइप। क्या होता है बंद ऑर्गन पाइप? जो एक सिरे पे बंद कोई पाइप होता है, नली होती है, जो एक सिरे पे बंद हो और एक सिरे पे खुला हुआ हो। देखो यहाँ खुला हुआ है और यहाँ पे बंद दिखाई दे रहा है आपको। ये हर एक जगह ऐसी है। इनको हम कहते हैं बंद ऑर्गन पाइप। इसका मतलब क्या हुआ, जब बंद ऑर्गन पाइप के खुले सिरे के पास किसी ध्वनि स्रोत को रखते हैं तो उत्पन्न तरंग बंद सिरे की ओर चलने लगती है। यह तरंग बंद सिरे से परावर्तित होकर के वापस लौटती है। आपती तरंग तथा परावर्तित तरंग के अध्यारोपण के फलस्वरूप बंद ऑर्गन पाइप में अप्रगामी तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो जाती है। खुले सिरे पर सदैव प्रस्पंद बनता है क्योंकि वहां पर वायु के कण के कंपन करने लगते हैं, इसलिए स्वतंत्र होते हैं। जबकि बंद सिरे पर निष्पंद बनता है क्योंकि बंद सिरे पर वायु कण कंपन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। इस तरीके से हमें एंटी नोड और नोड ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एंटी नोड बना हुआ है, ये नोड बना हुआ है, यानी निष्पंद और प्रस्पंद बने हुए हैं। इनके बीच की लंबाई जो एल दे रखी हमने, ये एल माना हुआ है इसका, और ये लैम्डा 1/4 दिया हुआ है इसका। क्योंकि ये लैम्डा है इसकी तरंग दैर्ध्य, लैम्डा 1 है 4 हो जाएगा। यहाँ 3 लैम्डा 2/4 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, एंटी नोड बन रहा है, फिर यहाँ एक और एंटी नोड बन रहा है, ये नोड है और यहाँ पर भी नोड बन रहा है। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 लैम्डा 3/4 हो जाएगा। ये यहाँ पर भी एंटी नोड, फिर नोड बन रहा है, फिर एंटी नोड, फिर नोड बन रहा है, फिर एंटी नोड, फिर नोड बन रहा है। तो 3 विधाएं दिखा रखी, तीनों विधाओं की हम अलग अलग चर्चा करेंगे। जरा देखते हैं इनमें क्या कुछ सूत्र लगता है, उसके अनुसार हम बात करेंगे। ये कंपन की पहली विधा है। इसमें ध्यान से देखो, L जो है वो लैम्डा 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो लैम्डा 1 निकाल लेते हैं, 4L के बराबर हो जाएगा। क्योंकि V बराबर n लैम्डा होता है तो n1 लैम्डा 1 ले लेंगे। तो n1 का मान कितना आ जाएगा, V अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 1 का मान धर दीजिए तो n1 बराबर हो जाएगा V अपॉन 4L। तो ये सूत्र आ गया। तो क्या हो गया, यह है मूल स्वरक की आवृत्ति है। ये मूल स्वरक है, या इसको हम प्रथम सन्नादि बोलते हैं। चलिए इसी प्रकार हम दूसरे पे बढ़ते हैं। दूसरा जो है ये दो लूप से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एंटी नोड, नोड और फिर ये एंटी नोड, फिर नोड बनेगा। इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो L ही है। ये लंबाई तो L दी रहेगी हर एक में, लेकिन ये तरंग दैर्ध्य की फॉर्म में लैम्डा 3 लैम्डा 2/4 हो जाएगी। यानी कि L जो है वो 3 लैम्डा 2/4 हो जाएगी। तो लैम्डा 2 का मान निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 4L/3। लेकिन n2 का मान निकालेंगे तो V अपॉन लैम्डा 3 हो जाएगा। मान धर दीजिए, V अपॉन लैम्डा 3 का मान यह आ जाएगा 4L/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, ये n2 का मान आ गया। लेकिन ध्यान से देखिए तो n2 बराबर हो जाएगा 3n1। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका प्रथम अधिस्वरक। प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति है, और या बोलते हैं क्या इसका, तीसरा सन्नादि। तीसरा सन्नादि मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। दूसरी विधा समझ में आ गई है। अब चलते हैं हम तीसरी विधा की तरफ। ये हमारी तीसरी विधा है। ये तो लंबाई L के ही बराबर रहेगी, लेकिन लंबाई लैम्डा की फॉर्म में अलग हो जाएगी। ये 5 लैम्डा/4 हो जाएगी। ये एक जो है लैम्डा/4 हो जाती है, तो 1 2 3 4 और एक 5 हो जाएगा, तो 5 लैम्डा/4। और ये लंबाई L के ही बराबर हो जाएगा।
तो 5 लैम्डा 3 बाई 4, सो लैम्डा 3 का मान जो निकल जाएगा 4l बाई 5 निकल जाएगा। तो n3 बराबर होता है v अपॉन लैम्डा 3, बांध रख दीजिए। तो n3 बराबर v, लैम्डा 3 का मान रखेंगे 4l हो जाएगा और ये ऊपर 5 आ जाएगा, यानी कि n3 का मान जो है वास्तव में 5n1 के बराबर हो गया। इसे हम कहते हैं दूसरा अधिस्वरक या पांचवा सन्नादि। इसमें एक बात देखिए, आप लोगों ने क्या देखा, n1 अनुपात n2 अनुपात n3 कितना जा रहा है, ये 1 अनुपात 3 अनुपात 5, यानी विषम सन्नादियां प्राप्त होती हैं, विषम सन्नादियां। यही कारण है कि इसकी ध्वनि कर्कश होती है, इसीलिए इससे उत्पन्न ध्वनि कर्कश होती है। ये अभी मैंने सारा कुछ बताया है, इसके अनुसार फिर से देख लीजिए। चित्र में बंद ऑर्गन पाइप को दिखा दिया था मैंने, इसमें जो विधाएं थी विधाओं को भी मैंने बता दिया है कैसे बन रही हैं। तो कंपन की पहली विधा में सब लिखना पड़ेगा आपको, जो मैंने पीछे बताया। कंपन की इस विधा में क्या होता है, बंद सिरे पर एक निष्पन्न तथा खुले पर एक प्रस्पंद बनता है। यदि इस स्थिति में तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1 हो तो ये लैम्डा एल बराबर लैम्डा 1/4 हो जाएगा। ये मैंने बता दिया है। एल क्या है, बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई, लैम्डा 1 बराबर 4l हो जाएगा। n1 बराबर v अपॉन लैम्डा हो जाएगा, यानी कि v अपॉन 4l हो जाएगा। यही सबसे कम आवृत्ति का स्वर्धक है जो बंद मुख ऑर्गन पाइप में उत्पन्न होता है। इसे मूल स्वर्धक या प्रथम सन्नादि कहते हैं। द्वितीय विधा में क्या हुआ है देख लो। इस विधा में 2 निष्पन्न और 2 प्रस्पंद बनते हैं। यदि तरंग दैर्ध्य का लैम्डा 2 मान हो तो l बराबर 3 लैम्डा 2/4 हो जाएगा। इन लैम्डा 2 का मान 4l/3 हो जाएगा, ये मैंने पीछे बता दिया। n2 बराबर v अपॉन लैम्डा 2, तो 3v अपॉन 4l हो जाएगा, यानी कि 3n1 के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, उत्पन्न तरंग की आवृत्ति मूल स्वर्धक की आवृत्ति की 3 गुनी है। इसे तृतीय सन्नादि भी कहते हैं। कंपन की तीसरी विधा में, इस विधा में पाइप के अंदर 3 निष्पन्न और 3 प्रस्पंद बनते हैं। यदि उत्पन्न तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा 3 हो तो l बराबर 5 लैम्डा 3/4 हो जाएगा। लैम्डा 3 बराबर 4l अपॉन 5 हो जाएगा, यानी n3 निकालेंगे तो v अपॉन लैम्डा 3 हो जाएगा, ये 5v अपॉन 4 हो जाएगा, यानी कि 5n1 के बराबर हो जाएगा ये। अब चलते हैं खुले ऑर्गन पाइप में। तो ये पीछे मैंने जो बताना चालू किया था, यानी इसमें यही बताया था कि n1 अनुपात n2 और अनुपात n3 जो निकल के आ रहा था वो 1, 3, 5 यानी कि विषम सन्नादि आ रहा था, विषम सन्नादि। ये पीछे मैंने बता दिया है, इसीलिए इसकी ध्वनि जो है वो कर्कश होती है। अब चलते हैं खुले की तरफ। ये खुला आपको दिखाया जा रहा है। अब चलते हैं हम खुले ऑर्गन पाइप की तरफ। खुले ऑर्गन पाइप में क्या होता है, दोनों तरफ से पाइप खुला हुआ रहता है। तो ये विधाएं दिखा रखी हैं, तीनों विधाएं दिखा दी हैं। तो यहाँ पे शुरू में ये एंटी नोड बनता है, यहाँ पे नोड बन जाएगा, फिर ये एंटी नोड बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि प्रस्पंद तो खुले सिरों बनते हैं और बीच में जो है वो निष्पंद बन जाता है। इसी प्रकार ये आगे चलते रहेंगे। ये एक दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो है कई बनते हुए दिख रहे हैं, सारी तरह दर्शा रखे हैं। अब इसी उत्तर को आपको लिखना होगा। जब खुले ऑर्गन पाइप के एक सिरे के पास ध्वनि स्रोत को रखते हैं तो उसके अंदर वायु स्तंभ कंपन करने लगता है तथा संपीड़न एवं विरलन की तरंगों दूसरे सिरों की ओर चलने लगती हैं और दूसरे सिरे से परावर्तित होकर के इस प्रकार आपतित तरंगे एवं परावर्तित तरंगों के अध्यारोपण के कारण पाइप में अप्रगामी तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। पाइप के दोनों सिरों पर वायु कण कंपन करते हैं, इसलिए स्वतंत्र होते हैं, अतः खुले सिरों पर प्रस्पंद बनता है। कंपन की पहली विधा में अभी दिखाया मैंने। कंपन की पहली विधा में क्या हो जाएगा, 2 प्रस्पंद तथा एक मध्य में एक निष्पंद बनता है। यदि पाइप की लंबाई l तथा पाइप में उत्पन्न तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1 हो तो देखते हैं पहले वाले केस में ये दिखा रखा लंबाई n है, ये एंटी नोड यहाँ पे बनता है, यहाँ पर नोड बन जाता है और यहाँ पर ये एंटी नोड हो जाता है। तो ये जो लंबाई है ये लैम्डा 1/2 के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे जो दिखाया गया ये लैम्डा 1/2 के बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो लंबाई l जो हो गई वो लैम्डा 1/2 हो गई।
तो लैम्डा 1 का मान जो आ जाएगा वो 2l हो जाएगा। तो v बराबर होता है n1 लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 हो जाएगा v अपॉन होगा कितना, v अपॉन ये n1 की लंबाई निकालना, n1 निकालना चाह रहा था मैं यहाँ से। आवृत्ति की बात करते हैं तो v अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा। लैम्डा 1 का मान धर दीजिए, तो n1 बराबर हो जाएगा v अपॉन 2l। ये जो है ये फंडामेंटल टोन बोलते हैं। यह क्या है, मूल स्वरक की आवृत्ति है। इसे प्रथम सन्नादी भी बोलते हैं। चलिए दूसरी विधा में चलते हैं, उसमें क्या होता है ये देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये लंबाई तो l के बराबर ही रहेगी, यहां से लेकर के यहां तक नीचे तक। यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, यहाँ पे नोड बनेगा, फिर एंटी नोड बनेगा, फिर नोड बनेगा यहाँ पे, फिर एंटी नोड, पूरे सिरों पे एंटी नोड। अब इनके बीच की जो दूरी है ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2 हो जाएगी, लैम्डा बाई 4 ये लैम्डा, फिर लैम्डा हो जाएगी कुल मिलाकर के। तो लैम्डा 3 जो है लैम्डा 3 की फॉर्म में रहेगा ये। तो एल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, लैम्डा 3 के बराबर हो जाएगा। तो लैम्डा 3 बराबर हो गया एन। सूत्र ले लीजिए, तो v बराबर n1 लैम्डा, यहाँ n3 ले लीजिए, लैम्डा 3 ले लीजिए, तो n3 का मान हो जाएगा v अपॉन लैम्डा 3। तो n3 बराबर हो जाएगा कितना, यह अभी दूसरी विधा चल रही थी, इसलिए l बराबर लैम्डा 2 था, यानी लैम्डा 2 जो है l के बराबर हो जाएगा। तो v बराबर n2 लैम्डा 2, n2 बराबर हो जाएगा v अपॉन लैम्डा 2। अब इसमें लैम्डा 2 का मान दीजिए, तो v अपॉन कितना हो जाएगा, ये v अपॉन l हो जाएगा ये। अब इसको 2 से गुणा कर दीजिए, तो n2 बराबर हो जाएगा 2v अपॉन 2l, यानी n2 कितना आ गया, 2n1 आ गया। यानी सूत्र तो ये आया है वास्तव में। तो ये वास्तव में क्या निकल के आया है, सन्नादी पता चल गई। तो इसे क्या कहते हैं, इसे प्रथम अधिस्वरक कहते हैं। प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति है, या द्वितीय सन्नादी, द्वितीय सन्नादी कहते हैं इसको। चलिए अगले में देखते हैं, तृतीय वाले में क्या होता है। ये दिया हुआ है आपका, ये चित्र कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो एक लूप ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दूसरा लूप ये बनता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे, तीसरा लूप ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, और ये चौथा आधा बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पे ये एंटी लॉग, एंटी नोड्स, और ये नोड बन जाएगा, फिर यहाँ पे एंटी नोड है, फिर नोड हो जाएगा, फिर ये एंटी नोड बनेगा बीच में, यहाँ पे नोड बन जाएगा, फिर यहाँ एंटी नोड बन जाएगा, खुले सिरों पे एंटी नोड बनता है। ये लंबाई l है हमारी, ये लंबाई l हमने यहाँ ले ली, और तरंग दैर्घ्य हम यहाँ लैम्डा 3 ले रहे हैं, तो देखते हैं कितना हो जाएगा। ये तो हो जाएगा लैम्डा बाई 4, और एक ये लैम्डा बाई 4, यानी कि लैम्डा बाई 2 हो गया। तो एक लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2 और 3 लैम्डा बाई 2, तो ये कुल जो लंबाई है 3 लैम्डा 3 बाई 2 आ जाएगी। ये जो लंबाई है लैम्डा की फॉर्म में इतनी आ जाएगी। चलिए देखते हैं इसको। तो लंबाई l जो है वो 3 लैम्डा 3 बाई 2 आ गई। तो लैम्डा 3 का मान कितना आ जाएगा, 2l बाई 3 आ गया। तो n3 बराबर होता है v अपॉन लैम्डा 3, मान धर दीजिए, v तो ऐसे रहने दीजिए, और ये लैम्डा 3 का मान हो जाएगा 2l बाई 3, ये n3 आ गया। तो वास्तव में क्या है, ये n3 जो है वो 3n1 के बराबर हो गया। इसे क्या करेंगे, दूसरा अधिस्वरक, और या क्या कहेंगे, तीसरा सन्नादी, तीसरा सन्नादी। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, तो n1 अनुपात n2 अनुपात n3 चलते रह दीजिए, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3, यानी सम तथा विषम, सम तथा विषम दोनों प्रकार की सन्नादी प्राप्त होती है।
इसीलिए इसकी ध्वनि मधुर होती है। मधुर बांसुरी की जो ध्वनि होती है मधुर होती है, वो इसी कारण से होती है कि सम और विषम दोनों प्राप्त होते हैं। खुले में केवल विषम प्राप्त होता था, इसलिए ये कर्कश सुनाई देती है। अब चलते हैं विस्पंद क्या होता है। ये विस्पंद एक और शब्दावरण है आप लोगों के लिए। जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती बढ़ती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। एक चढ़ाव व एक उतार को मिलाकर के एक विस्पंद बनता है। विस्पंद काल क्या होता है? दो क्रमिक तीव्रताओं यानी दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को हम विस्पंद काल कहते हैं। विस्पंद आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में जितनी बार ध्वनि की तीव्रता में चढ़ाव या उतार होता है, अर्थात एक सेकंड में जितने विस्पंद सुनाई देते हैं, उस संख्या को विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। विस्पंद की कुछ शर्तें हैं जो याद रखनी है। नंबर 1, दोनों तरंग की आवृत्तियां लगभग बराबर हों, किंतु उनमें थोड़ा सा अंतर अवश्य हो। नंबर 2, दोनों तरंगों के आयाम बराबर हों। नंबर 3, दोनों तरंगे एक ही दिशा में एक ही सरल रेखा में गतिशील हो। ये आवश्यक शर्तें याद करनी है आपको। अब आते हैं डॉपलर साहब का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी समझ लीजिए। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। इस प्रभाव को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। नंबर 1, ये 3 प्रकार के हैं। ध्वनि स्रोत एवं चाल। इसमें क्या है? ध्वनि स्रोत एक समान चाल से स्थित श्रोता की ओर गतिमान है। नंबर 2 क्या है? श्रोता एक समान चाल से ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान हो। और नंबर 3, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता दोनों ही एक साथ गतिमान है। 3 स्थितियां हैं, तीनों स्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली स्थिति फिर से समझ लीजिए, ध्वनि स्रोत एक समान चाल से स्थिर श्रोता की ओर बढ़ रहा है, यानी हॉर्न बजाता हुआ किसी श्रोता की ओर इंजन जा रहा है। और दूसरा है, श्रोता एक समान चाल से ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान है, यानी इंजन सिटी खड़ा होकर बना रहा है या बजा रहा है, तो उसको सुनने के लिए श्रोता जा रहा है उसकी तरफ। और नंबर 3 क्या है? दोनों ही गतिमान है। तब के केस में क्या होता है? तो वही सब हमें सुनना है, देखना है इसको, और उनके व्यंजकों को प्राप्त करना है, क्या प्रभाव पड़ता है। और ये डॉपलर प्रभाव है। डॉपलर प्रभाव का जरूर एक प्रश्न रहता ही है हमेशा। चलो देखते हैं इसमें। मान लेते हैं पहली स्थिति है, माना एस एक ध्वनि स्रोत है तथा ओ एक श्रोता है। माना ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति n है तथा ध्वनि वेग u है। स्पष्ट है कि ध्वनि स्रोत से एक सेकंड में n तरंगें निकलती हैं और ध्वनि स्रोत से निकलने वाली पहली तरंग एक सेकंड में u दूरी तय कर लेती है। अतः ध्वनि स्रोत स्थिर है तो एक सेकंड में उत्सर्जित n तरंगे u दूरी में फैलेंगे। ये आपको चित्र में दिखाया हुआ है। ये u दूरी दिखा रखी है, यहां से लेकर के यहां तक की इसमें n तरंगे फैल रही हैं। लेकिन ये जो s है सोर्स, ये थोड़ा सा आगे आ गया, आपका स्रोत जो है आगे बढ़ गया है। श्रोता यहाँ पे स्थिर है, ये श्रोता है आपका, ये स्थिर है। तो जब ये ध्वनि स्रोत चढ़ गया तो ये दूरी जो है u माइनस यूएस हो गया। तो ये जो दूरी कम हुई है u माइनस यूएस हो जाएगी और ये तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी वो लैम्डा डैश हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ये लैम्डा डैश दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अब क्या हो गया, इसके अनुसार अब चलते हैं जरा। तो मान लो ध्वनि स्रोत s वेग us से श्रोता की ओर गतिमान है। तब ध्वनि स्रोत एक सेकंड में श्रोता की ओर u दूरी तय कर लेता है। अतः ध्वनि स्रोत एक सेकंड में उत्सर्जित n तरंगें u दूरी में न फैल करके u माइनस यूएस दूरी में फैलेंगे। ये ध्यान रखना है, us है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, अतः अब तरंग दैर्ध्य छोटी हो जाएगी। मान लेते हैं परावर्तित तरंग दैर्ध्य जो है कितनी है, लैम्डा डैश है। ये लैम्डा डैश बराबर u माइनस यूएस अपॉन n हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब n डैश बराबर क्या होगा, u अपॉन लैम्डा डैश हो जाएगा। तो लैम्डा डैश का मान ऊपर से रख देंगे, तो u अपॉन u माइनस यूएस अपॉन n हो गया, n ऊपर पहुंच जाएगा। तो n डैश बराबर u अपॉन u माइनस यूएस इंटू n हो जाएगा। तो ये सूत्र आ गया इसका, जब श्रोता स्थिर है और ध्वनि स्रोत उसकी तरफ आ रहा है। इस सूत्र को ऐसे भी याद कर सकते हो, n डैश बराबर v अपॉन v माइनस वी एस इंटू n, ऐसा भी याद कर सकते हो आप लोग।
सूत्र को अपने अनुसार देख करके ढाल दिया करो। मैं ऐसा भी कहूंगा याद करने के लिए n इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस, ऐसे याद करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये u की जगह मैंने v ले लिया, बस इतना ही से अंतर है। चलिए आगे देखिए जरा अगले सोर्स में क्या होता है। ये मान लेते हैं अगले उसको क्या है ये, अब ये दूसरी स्थिति स्टार्ट हो रही है। इसमें क्या है, ये स्रोत जो है स्थिर है, ये स्रोत आपको दिखाई दे रहा है, और ध्वनि श्रोता ये ओ ऑब्जर्वर दिखाई दे रहा है, ये स्रोत की ओर गतिमान है यूओ चाल से, ये आपको दिखाया हुआ है यहाँ यूओ चाल से ये गतिमान है यहाँ पे। तो इसको अब लेते हैं, मानते हैं यहाँ पर, माना एस एक ध्वनि स्रोत है जिसकी आवृत्ति एन तथा ध्वनि का वेग u है, माना श्रोता ओ, माना ओ एक श्रोता है जो वेग uo से स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान है। यदि श्रोता स्थिर हो तो वह 1 सेकंड में n तरंगें ग्रहण करता है, अतः वास्तविक तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर u बटे n हो जाएगी। परंतु श्रोता जो है uo वेग से ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान है, अर्थात 1 सेकंड में uo ध्वनि दूर ध्वनि स्रोत की ओर तय कर लेता है, अतः श्रोता 1 सेकंड में ध्वनि स्रोत से निकलने वाली n तरंगों को तो ग्रहण करता ही है, साथ में uo दूरी में जो समाई है u0 अपॉन लैम्डा की और तरंग दैर्ध्य सुनेगा। अतः श्रोता 1 सेकंड में प्राप्त होने वाली कुल तरंगें अर्थात ध्वनि की आभासी आवृत्ति n डैश n प्लस u अपॉन लैम्डा हो जाएगी। अब ये सूत्र रख देंगे, n डैश बराबर n u अपॉन n आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा का मान u अपॉन n है, यानी ये जो है u अपॉन n हो जाएगा। ये मान रख दिया, लघुत्तम लेके n ऊपर पहुंच जाएगा, तो u n अपॉन u हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद n भी कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा u प्लस u अपॉन u और n, यानी इस सूत्र को ऐसे याद भी कर सकते हो, n बराबर हो जाएगा n डैश n v प्लस vo बटे v, इस तरह से भी सूत्र को याद कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, अगले वाला एक और अंतिम रह गया है, उसे भी देखते हैं। अब इसमें दोनों गतिमान है, स्रोत S और श्रोता O दोनों गतिमान है, तो यही लिखना है इसको। जब ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों गतिमान हो तो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति दो कारणों से बदलती हुई प्रतीत होती है। नंबर 1 ध्वनि स्रोत की गति के कारण, नंबर 2 श्रोता की गति के कारण। अतः आवृत्ति पर इन दोनों कारणों का प्रभाव को मिलाना पड़ेगा। तो ये ध्वनि संचरण की दिशा दिखा दी है इधर, और मान लेते हैं ध्वनि स्रोत S तथा श्रोता O क्रमशः US तथा UO वेग से एक ही दिशा में ध्वनि संचरण की दिशा में ही गतिमान है। माना यदि केवल ध्वनि स्रोत ही गतिमान होता तो श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली आभासी आवृत्ति n1 होती, n1 का मान हो जाएगा u अपॉन u माइनस us इंटू n, ये पीछे बता चुके हैं। चूंकि श्रोता ध्वनि स्रोत दूर जा रहा है, अतः श्रोता द्वारा जो सुनी जाने वाली आभासी आवृत्ति जो होगी n डैश u माइनस uo अपॉन u n1 हो जाएगा। अब n1 का मान यहां से उठा के रख दिया जाएगा, तो ये हो गया n डैश बराबर u माइनस uo अपॉन u इंटू u अपॉन u माइनस us इंटू n, u से u कट जाएगा ये, और ये बटे में आ जाएगा, तो n डैश बराबर u माइनस uo अपॉन u माइनस us इंटू n। तो ये सूत्र आ गया आपका। इसी सूत्र को आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हो, n डैश n v माइनस vo अपॉन v माइनस vs, इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं आप। चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं जरा अप्रगामी तरंग का समीकरण हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये देखते हैं, जब कोई प्रगामी तरंग किसी दृढ़ परिसीमा से परावर्तित होकर के आपतित होती है या परावर्तित तरंगों के अध्यारोपण के कारण अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो मान लो धनात्मक x दिशा में जो चलकर तरंग जा रही है, दृढ़ परिसीमा से आपतित होती है, तब तरंग का विस्थापन समीकरण हमने पढ़ रखा पहले ही, y1 बराबर a sin 2 पाई बाई लैम्डा और vt माइनस x। अब इसमें a जो है तरंग का आयाम हो गया, v तरंग की चाल होगी, लैम्डा तरंग दैर्ध्य हो गया। अब दूसरी तरंग के ले लेते हैं जो कि परावर्तित है, माइनस का हो जाएगा, दृढ़ सिरे से है तो माइनस चिन्ह आ जाता है यहाँ पे, ये माइनस दिखाई दे रहा है आपको, तो माइनस a sin 2 पाई बाई लैम्डा और vt प्लस x हो जाएगा। ये चूंकि दिशा माइनस है, ये परावर्तित हो गया, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब इन दोनों से परिणामी तरंग निकालनी है हमें। परिणामी तरंग में y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2, दोनों मान हमने रख दिए हैं। इसमें से a कॉमन आ जाएगा और साइन 2 पाई
ए कॉमन आ गया है, बचा क्या इसमें, ये बच जाएगा आपका साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स और साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये लगाने के बाद जो बचेगा ये बच जाएगा ए 2 कॉस 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा और साइन माइनस 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा। अब इसमें माइनस का 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा कॉस 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा आ जाएगा। ये इसमें से जो शुरू वाला दिखाई दे रहा है ये समीकरण 3 प्रगामी तरंग को प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि यह किसी भी त्रिकोणमितीय फलन में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा प्लस माइनस के एक्स, अर्थात ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स वाला पद इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं जरा, अप्रगामी तरंग को दर्शाता है, ध्यान रखना। अब यह समीकरण अप्रगामी तरंग को प्रदर्शित करता है, ये मैंने दिखाया बताया आपको, जिसकी कोणीय आवृत्ति अध्यारोपित होने वाली तरंगों की कोणीय आवृत्ति के बराबर होती है। अब समीकरण 3 को निम्न कर लिख सकते हैं, तो y बराबर a cos 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा रख दिया गया, नंबर 4 हो गया। इसमें जो परिणामी तरंग का आयाम है a की जगह पे जो लिखा वो पूरा बड़ा सा है, ये a बराबर माइनस का 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, ये इसका आयाम होगा। इससे स्पष्ट क्या होता है, अप्रगामी तरंग का आयाम जो बच रहा है उसमें t दिखाई दे रहा है, ये x और लेमडा, इनके मतलब ये है कि ये बदलता रहेगा। अप्रगामी तरंग में सभी कणों के दोलनों का आयाम समान नहीं होते, किंतु कणों की स्थिति x के साथ आवर्त रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। अब इसमें स्थिति फर्स्ट दे दी इन्होंने, आयाम a शून्य हो तब, तो साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा का मान 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, जनरल मान लेंगे तो पाई n हो जाएगा, n का मान 0 1 2 3 रख देते हैं, तो x बराबर n लेमडा अपॉन 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि n का मान रखो 0, तो ये 0 हो जाएगा, फिर लेमडा बाई 2, फिर लेमडा, फिर 3 लेमडा बाई 2 आदि बिंदुओं पर आयाम शून्य होगा। फलतः इन बिंदुओं पर निष्पन्द बनेंगे। स्पष्ट है, दो समीपवर्ती निष्पंदों के बीच की दूरी लेमडा बाई 2 होती है। नंबर 2 स्थिति में क्या है, जब आयाम a अधिकतम हो, तो साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा का मान 1 हो जाएगा अधिकतम के लिए, तो ये सूत्र जो आ जाएगा 2n-1 और लेमडा बाई 2 के रूप में आ जाएगा। इससे n का मान जो है 0 नहीं लेंगे, 1 2 3 लेंगे, इस तरह से। यहाँ पे n का मान 2n-1 लेमडा बाई 4 आ गया है, तो n का मान अब देखिए किस प्रकार हो गया, लेमडा बाई 4 हो गया, 3 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 2 आदि बिंदुओं पर आयाम अधिकतम होगा, अतः इन बिंदुओं पर प्रस्पंद बनेंगे। स्पष्ट है कि दो समीपवर्ती प्रस्पंदों के बीच की दूरी लेमडा बाई 2 होगी। नंबर 3 स्थिति देखो, समीकरण 4 में विस्थापन y का मान अधिकतम होगा कब, जब cos 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा का मान 1 होगा, यानी 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा बराबर पाई n हो जाएगा, जहां n का मान 0 1 2 3 होगा, तो t बराबर n लेमडा अपॉन 2 भी हो जाएगा या n कैपिटल T अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि v बराबर n लेमडा होता है, v अपॉन लेमडा बराबर 1 अपॉन t, यानी कि v अपॉन लेमडा रख देंगे। अतः t बराबर 0, t बाई 2, कैपिटल T 3t बाई 2 आदि क्षणों पर माध्यम के समस्त कणों का विस्थापन अधिकतम होगा। इस प्रकार प्रत्येक चक्र के माध्यम के समस्त कण एक साथ 2 बार उनके अधिकतम विस्थापन की स्थितियों में होते हैं। नंबर 4 स्थिति देखो क्या होता है, समीकरण 4 में विस्थापन y का मान 0 हो तब, यदि cos 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा का मान 0 लगते, तो ये तो 90 के बराबर होता है, 2n-1 और लगाना पड़ता है, तो n का मान इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 ले लेंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो t का मान आ जाएगा 2n-1 लेमडा बाई 4v। अब 2n-1 अपॉन t हो जाएगा अपॉन 4, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बाई 4 हो जाएगा, 3t बाई 4 हो जाएगा, 5t बाई 4 आदि क्षणों पर समस्त कणों का विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। अतः माध्यम के समस्त कण एक चक्र में 2 बार एक ही साथ अपने माध्य स्थिति से होकर गुजरते हैं। तो ये कंडीशंस हो गई जो आपको फॉलो करनी है। अब यह है जब कोई प्रगामी तरंग मुक्त परिसीमा से परावर्तित होती है, पहले तो जो था दृढ़ सिरे से थी, अब यह मुक्त परिसीमा से परावर्तित हो रही है। तो आपतित और परावर्तित तरंगों के अध्यारोपण के कारण अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। मान लेते हैं आपतित तरंग का समीकरण जो है y1 बराबर a साइन 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस एक्स है, और मुक्त सिरे से परावर्तित होगी तो माइनस चिन्ह नहीं आएगा। अब तो y2 बराबर a साइन 2 पाई लेमडा वी टी प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था इस जगह पे, अब इसकी जगह प्लस हो जाएगा, केवल परावर्तित ही हो रही है मुक्त सिरे से। अतः अध्यारोपण सिद्धांत से क्या होगा, दोनों का जोड़ हो जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2 हो जाएगा। दोनों के मान दर दिए a साइन 2 पाई लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स, दोनों मान रख दिए, इसमें से a कॉमन हो जाएगा और ये साइन c प्लस साइन d का सूत्र बन जाएगा।
तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2 लगा देंगे इसमें सूत्र। तो लगा दिया सूत्र हमने। इसमें आएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 सूत्र लगा दिया। तो ये y बराबर 2a cos 2 पाई अपॉन लैम्डा साइन 2 पाई वीटी अपॉन लैम्डा आ जाएगा। ये सूत्र दिया हुआ देखो यहाँ पे लगा दिया जो मैंने, साइन c प्लस साइन डी वाला, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तब समीकरण को आप कैसे लिखेंगे, y बराबर a साइन 2 पाई वीटी अपॉन लैम्डा लिखेंगे। तो ये कैपिटल A का मान जो यहाँ लिखा हुआ है 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा, यानी समीकरण 2 एक परिणामी तरंग का समीकरण है जिसका आयाम कैपिटल A है। यह तरंग अप्रगामी तरंग कहलाती है। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि अप्रगामी तरंग में सभी कणों के दोलनों के आयाम समान नहीं होते हैं, अपितु कणों की स्थिति x के साथ आवर्त रूप में परिवर्तित होती रहते हैं। अब इसमें स्थिति पहले लेके चल रहे हैं, जब कैपिटल A शून्य हो जाए। ये शून्य रख दिया तो cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा का मान 0 हो जाएगा। 2 पाई x अपॉन लैम्डा जो आएगा 2n-1 लैम्डा बाई यानी पाई बाई 2। ये सूत्र आप लोगों को मैथ्स में दिए हुए हैं, जो व्यापक मान होते हैं उसके लिए दिए हुए हैं। तो n बराबर इसमें 1 2 3 रखे जाएंगे। तो x का मान कितना हो जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। अब n का मान ये रखना चालू करेंगे 1 2 3 तो ये मिलेंगे। पहले लैम्डा बाई 4 आएगा, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4 आदि बिंदुओं का आयाम क्या होगा, शून्य होगा। अतः इन बिंदुओं पर निष्पन्द बनेंगे। स्पष्ट है कि दो समीपवर्ती निष्पन्दों के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होती है। अब दूसरा केस देखते हैं क्या है। a आयाम अधिकतम हो तो यहां मान 1 आ जाएगा, तो 2 पाई x लैम्डा बराबर पाई n हो जाएगा। n का मान 0 1 2 3 ले लिया, x का मान n लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो ये मान x का रख दिया 0 आएगा, लैम्डा बाई 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 आदि बिंदुओं पर क्या होगा, आयाम अधिकतम होगा। अतः इन बिंदुओं पर प्रस्पंद बनते हैं। स्पष्ट है कि दो निकटवर्ती प्रस्पंदों के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होती है। अब यहां थोड़ा सा और आगे देखिए, स्थिति थर्ड है। समीकरण 2 में ही y बराबर 0 लेते हैं तो साइन 2 पाई वीटी अपॉन लैम्डा का मान 0 हो जाएगा। तो 2 पाई वीटी अपॉन लैम्डा बराबर n पाई हो जाएगा। ये व्यापक मान है जहां n का मान 0 1 2 3 ले लेंगे, तो t का मान n लैम्डा अपॉन 2 भी हो जाएगा या n t बाई 2 हो जाएगा। तो t का मान जो आएगा वो 0 आएगा, कैपिटल T बाई 2 आएगा, फिर t आ जाएगा, 3t बाई 2 आ जाएगा। आदि क्षणों पर भी सभी कणों का मान शून्य होगा। इस प्रकार प्रत्येक चक्र में माध्यम के समस्त कण 2 बार अपनी माध्य स्थिति से होकर गुजरते हैं। नंबर चौथी स्थिति देखते हैं। समीकरण 2 में ही y का मान अधिकतम रखेंगे, मतलब 1 रख देंगे। तो साइन 2 पाई वीटी अपॉन लैम्डा का मान 1 हो जाएगा। 2 पाई वीटी अपॉन लैम्डा बराबर 2n-1 इंटू पाई बाई 2, ये व्यापक मान रख दिया। n का मान 1 2 3 रखेंगे तो t का मान कितना आ जाएगा 2n-1 t बाई 4 हो जाएगा। अब इसमें n का मान 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, पहला t बाई 4, फिर 3t बाई 4, 5t बाई 4 आदि क्षणों पर क्या होगा, माध्यम के समस्त कणों का विस्थापन अधिकतम होगा। अतः माध्यम के समस्त कण एक चक्र में 2 बार अपने अधिकतम विस्थापन की स्थिति से गुजरते हैं। अब आता है विस्पंद किसे कहते हैं। विस्पंद हालांकि मैंने पीछे बता दिया था, फिर भी देख लेते हैं एक बार। विस्पंद काल भी मैंने बता दिया था, तो इसको एक बार देख लेते हैं। जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की 2 ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती बढ़ती रहती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले क्रमिक उतार व चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। विस्पंद काल का अर्थ क्या है वो भी देख लो। एक मंद व तथा एक तीव्र ध्वनि मिलकर के एक विस्पंद बनाते हैं। 2 क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को विस्पंद काल कहते हैं। विस्पंद आवृत्ति क्या है ये भी देख लीजिए। 1 सेकंड में सुनाई पड़ने वाले विस्पंदों की संख्या को विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। विस्पंदों की शर्तें भी पहले बता दी थी। 2 ध्वनि तरंगों में हमें विस्पंद प्राप्त होने की शर्तें हैं यदि नंबर 1 दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग समान हो, नंबर 2 दोनों तरंगों के आयाम समान हो, नंबर 3 दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। विस्पंदों को सुनने के लिए 2 ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों का अंतर अधिकतम कितना होना चाहिए, वो 1/10 होना चाहिए। ध्वनि के लिए हमारे कान की सुग्राह्यता 1/10 सेकंड होती है, अर्थात किसी ध्वनि का हमारे कान पर प्रभाव जो है 1/10 सेकंड तक बना रहता है। अतः हमारा कान अधिक से अधिक 10 विस्पंदों को प्रति सेकंड स्पष्ट सुन सकता है। अतः ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों का
अधिक अंतर से अधिक यानी 10 से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 10 कंपन का अंतर अगर है प्रति सेकंड का, तब जाकर के हम उसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे, मान लेते हैं अब ये विस्पंद आवृत्ति जो निकाल रहे हैं उसकी दे रहे हैं। तो मान लिया समान आयाम ए और दो प्रगामी तरंगें जिनकी आवृत्तियां n1 n2 लगभग समान है, किसी माध्यम में समान चाल से एक ही दिशा में गमन कर रही है। तो पहली समीकरण हो जाएगी y बराबर a sin ओमेगा 1t यानी 2 पाई n1t हो जाएगा, और y2 बराबर a sin ओमेगा t हो जाएगा, ओमेगा का मान 2 पाई n2t हो जाएगा। ये दोनों मान रख दिए हमने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के। तो परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2 हो जाएगा, दोनों के मान रख दिए, a sin 2 पाई n1t हो जाएगा और a sin 2 पाई n2t हो जाएगा। अब इसमें सूत्र लगाएंगे sin c प्लस sin d का, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो क्या आ जाएगा y बराबर a इंटू 2 साइन 2 पाई n1 प्लस n2 बटे 2 इंटू टी, और यहाँ cos 2 पाई n1 माइनस n2 बटे 2 इंटू टी हो जाएगा। तो ये सूत्र लगा दिया हमने। अब इसमें y बराबर 2a cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी हो जाएगा, और साइन में जो बचेगा 2 पाई n1 प्लस n2 अपॉन 2t हो जाएगा। अब y बराबर 2a cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी और साइन पाई n1 प्लस n2 इंटू टी हो जाएगा। तो इसमें y बराबर a sin 2 पाई n1 प्लस n2 इंटू टी हो गया। तो a का मान जो है ये पूरा का पूरा होगा यहाँ तक का। तो अब ये देखते हैं, यह एक सरल आवर्त गति का समीकरण है। अतः दोनों तरंगों के प्रभाव में कण सरल आवर्त गति करता है, जिसका आयाम जो है a 2a cos पाई n1 माइनस n2 t के बराबर होता है। स्पष्ट है कि आयाम a समय t पर निर्भर करता है। नंबर 1, आयाम a अधिकतम होगा तब क्या हाल होगा? तो cos पाई n1 माइनस n2 t अधिकतम होगा, तो अधिकतम मान प्लस माइनस 1 होता है। तो cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी बराबर प्लस माइनस 1। अब इसका व्यापक मान रखेंगे तो k पाई हो जाएगा। तो पाई n1 माइनस n2 इंटू टी बराबर k पाई, और k का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये आपका t का मान आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा k पाई अपन पाई n1 माइनस n2। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, तो k का मान जो का 2 रखा जाएगा। k का मान अब कितना रखना है? 0 1 2 3 रख करके देखते हैं। तो पहले t बराबर 0 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, 1 अपॉन n1 माइनस n2, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ऐसे करके k माइनस 1 और k करके आएगा। अब t के मानों के लिए आयाम अधिक होगा, अतः ध्वनि की तीव्रता भी अधिकतम होगी, और तीव्रता जो होती है आयाम के वर्ग के अनुपाती है। स्पष्ट है, दो क्रमिक अधिकतम तीव्रताओं की ध्वनियों के लिए समय अंतराल 1 अपॉन n1 माइनस n2 होगा। कितने सेकंड होगा? अतः 1 सेकंड में n1 माइनस n2 बार तीव्रता अधिकतम सुनाई देगी। यही हमारे पास विस्पंद है। नंबर 2 देखो, आयाम a न्यूनतम होगा तब क्या होगा? cos पाई n1 माइनस n2 t का मान न्यूनतम होगा, अर्थात 0 हो जाएगा। तो ये 0 रख दिया गया है। 0 के मान में व्यापक मान लेंगे तो 2k माइनस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। k का मान 1 2 3 4 एंड सो रखेंगे, t का मान कितना हो जाएगा? 2k माइनस 1 अपॉन 2 n1 माइनस n2 हो जाएगा। अब k का मान 1 2 3 रखते हैं तो ये मान मिलेंगे। t बराबर 1 बाई 2 n1 माइनस n2, 3 अपॉन 2 n1 माइनस n2, फिर 5 अपॉन 2, ऐसा चलता रहेगा। अब इसमें इनका अंतर निकालेंगे। अंतर हम निकालते हैं अगले पेज पे। t के इन मानों के लिए आयाम न्यूनतम होगा, फलतः क्या होगा? ध्वनि की तीव्रता भी न्यूनतम होगी। स्पष्ट है कि दो क्रमिक न्यूनतम ध्वनि तीव्रताओं के बीच समय अंतराल कितना होगा? 1 अपॉन n1 माइनस n2 हो जाएगा। कितने सेकंड होगा? अतः 1 सेकंड में n1 माइनस n2 बार ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होगी। स्पष्ट है, समीकरण 1 2 से स्पष्ट है कि ध्वनि की तीव्रता 1 सेकंड में n1 माइनस n2 बार अधिकतम और n1 माइनस n2 बार न्यूनतम होती है। अतः 1 सेकंड में उत्पन्न होने वाले विस्पंदों की संख्या n1 माइनस n2 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, विस्पंदों की संख्या या बीट्स बोलते हैं इसको। बीट्स जो होता है वो n1 माइनस n2 होता है। ये n2 है, या इसको अगर हम n2 निकालना पड़ेगा तो n1 प्लस माइनस बीट्स लेते हैं। इस पर फिर हम प्रश्नों को फिर देखेंगे। और ये लेसन लगभग समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर यहीं पर लेसन को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।